जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मैग्नेटिक साइंस के एक और नए लेक्चर पर। मैं एमएस कुशवाहा लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया लेक्चर, और ये अगले लेक्चर की तरह ही बिल्कुल खास लेक्चर है। इस लेक्चर में हम फिर से कवर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, जितने जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और हर साल पूछे जाते हैं वो ही मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। किसी ना किसी सेट में ये सवाल आते हैं यहाँ पर। जैसे समझ लीजिए तो 2023, 22, 20, 19, 18 ये मैंने लिखा है क्रम। 2023 में मान लीजिए किसी जिलों में आया है, किसी में नहीं आया। 22 में आया, ऐसा नहीं है कि ये एक साल आ रहा है, एक साल किसी में नहीं आ रहा। आता सभी जिलों के एग्जाम में किसी ना किसी एक में आ सकता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने किरचॉफ के नियम का प्रथम नियम कंप्लीट किया था। तो आज आप वैसे भी जानते हैं प्रथम के बाद द्वितीय। ठीक है, तो अब चालू करेंगे द्वितीय नियम। ठीक है, नेक्स्ट द्वितीय नियम है क्या है। अगर आपने प्रथम नियम नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो को जाके देखें। अब वीडियो नहीं देखोगे तो ज्ञान कैसे मिलेगा बेटा आपको, है ना। वीडियो को जरूर देखें। चलते हैं द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार किसी लूप में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस लूप में लगे वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, यहां से हम क्या देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं सर कि कोई लूप है आपका। इस लूप में बात करें, ये पूरा लूप, ये वाला और ये वाला, इस लूप में। तो इस लूप में बहने वाली धारा, तो धारा I1 है और उसका संगत प्रतिरोध R1। इनका मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इनका बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा? लूप में लगे विभवांतर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आपको समझ में आया होगा कुछ क्या समझाना चाहता हूं मैं यहाँ, कि अगर किसी लूप में धारा I बह रही है और उसका संगत प्रतिरोध R है तो इनका गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे? गुणनफल। तो I R हो जाएगा और इसका बीजगणितीय योग कर देंगे, क्रम बाई क्रम इसको जोड़ते जाएंगे। वो बराबर किसके होगा? सिग्मा लगाने का मतलब है बीजगणितीय योग को दर्शाना। वो किसके बराबर होगा? उस लूप में लगे वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, यही आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम। हमने आपके लिए एक सर्किट जहां पर बनाया है और इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए इस सर्किट में आपको दो लूप दिखाई दे रहे हैं। एक लूप 1 हो गया, एक लूप 2 हो गया। तो लूप को या तो बंद पास कह दो या लूप कह दो। बंद पास किस में? एक में। बंद पास एक में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि सर बंद पास एक में ये वाला लाइन है, इसमें धारा बह रही है I1 और इसका संगत प्रतिरोध है R1। तो क्या कह रहा है? धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल। तो धारा क्या बह रही है? I1, संगत प्रतिरोध क्या है? R1, तो इसका गुणनफल हो गया। ठीक है, और दूसरी धारा क्या बह रही है बेटा? I3। क्या बह रही है? I3, और संगत प्रतिरोध क्या है? R2। ठीक है, ध्यान रखना क्रम से, नंबर से कोई लेना देना नहीं है, नंबर से कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, यहाँ अगर इसमें I3 बह रही है तो I3 ही लेंगे हम, और अगर यहाँ पर प्रतिरोध R3 होता तो R3 लिखते, लेकिन हमने लिया है R2 तो R2 ही लेंगे। हमें उस तार से लेना देना है। अब बात करते हैं तो साइन कौन सा लगाएं, कौन सा चिन्ह यहाँ पर लगाएं, तो उसको ध्यान से देखें आप। ये धारा यहाँ से प्लस से निकल रही है, ऐसे जा रही है, यानी इस धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से है, और I3 धारा भी कुछ इस प्रकार से जा रही है, यानी कि दोनों की दिशा सेम है। दोनों धारा की दिशा कैसी है? समान है। तो चिन्ह कौन सा आएगा बेटा? माइनस। ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? उसमें लगे वैद्युत वाहक बल। तो एक ही बैटरी लगी है इसमें E1, तो ये किसके बराबर होगा? E1 के। किसके बराबर होगा? ये E1 के। और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे देखिए। अब बंद पास
बंद पास 2 में, बंद पास 2 में कौन सी धारा बह रही है बेटा? I3 और संगत प्रतिरोध क्या है? R2। धारा बह रही है I3 और संगत प्रतिरोध है R2। धारा बह रही है I3 और संगत प्रतिरोध है R2। सॉरी बेटा, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है मुझ पर। ये दोनों धारा समान दिशा में है तो समान दिशा में प्लस का साइन आता है, लेकिन यहाँ माइनस लग गया है, तो मेरी इस गलती को आप थोड़ा क्षमा कर दें। अब इस तार में हमने I3 R2 ले लिया। अब दूसरा तार देखिए, इसमें धारा बह रही है I2 और संगत प्रतिरोध है R3। धारा है I2 और संगत प्रतिरोध है R3, ध्यान रखना है, ठीक है। और धारा की दिशा देखें, ये वाली भी इधर जा रही है और I3 भी इधर जा रही है। इसकी भी डायरेक्शन इधर है और ये मत देखना इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन, इसको घुमा कर देखना है, यानी कि ये वाली धारा जब इसमें आएगी तो इसी डायरेक्शन में जाएगी, तो यानी कि सेम डायरेक्शन है। क्या है? सेम डायरेक्शन है। और ये किसके बराबर होगी? इस लूप में लगे विद्युत भागबल के। तो लूप में विद्युत भागबल क्या लगा? E2। क्या लगा? E2। और ये आपका समीकरण नंबर 2। ये आपका समीकरण नंबर 2 होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब इन दोनों समीकरण की सहायता से परपथ में धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम परपथ में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पर द्वितीय नियम कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखें, क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक पॉइंट बता सकते हैं, ठीक है। इसे लूप का नियम भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसे? लूप का नियम। जैसे उसे संधि का नियम कह रहे थे, इसलिए और ऐसे इसे लूप का नियम कह रहे हैं। और ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर किरचॉफ के नियम का प्रथम नियम मैंने कराया था लास्ट वीडियो में, और प्रथम द्वितीय मैंने करा दिया इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने देखा कि द्वितीय नियम क्या है? किसी लूप में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस लूप में लगे विद्युत भागबल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। ठीक है, और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसे लूप का नियम और वोल्टता का नियम भी कहते हैं। अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद होती है तो आप एक सिंपल सी परिभाषा एक होती है कि किसी लूप में लगे समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, इसलिए जो बोर्ड को रिक्वायरमेंट है वो ये वाली डेफिनेशन है और आपको ये ही करके जानी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की तरफ। लेट्स गो। अब देखते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। थोड़ा लेंदी है लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आपको पूरा समझना है मेरे साथ। पूरा समझने की कोशिश करनी है आपको, एक भी स्टेप आपको स्किप नहीं करनी है, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है इस वीडियो के लिए। बाकी को आप चाहे फास्ट कर सकते हो, 1.5x आप जो भी स्पीड से बढ़ते हो वो लगा सकते हो। अनुगमन वेग के आधार पर हम ओम के नियम का सत्यापन करें तो हम क्या कर सकते हैं? तो माना L लंबाई का कोई चालक है ना, L लंबाई का क्या है? कोई चालक है। ये L लंबाई का एक चालक है, ठीक है, और इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? n है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल a है तथा चालक के बीच लगा विभवांतर क्या है? v है। तो इसका अनुगमन वेग vd हो तो अनुगमन वेग क्या है बेटा? vd है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल कर आएगी यहाँ पर? अगर लंबाई L लंबाई का चालक है, विभवांतर v लगाए तो यानी E बराबर v/L, E बराबर v/L ये निकल कर आएगी। यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल यहाँ से कैलकुलेट करूँ। जो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉनों पर बल क्या लगेगा, गौर से देखें।
तो वो लगेगा F बराबर क्यू ई। अब F को आप क्या लिख सकते हो, एम ए, क्यू को क्या लिख सकते हो, एन ई को क्या लिख सकते हो, वी अपॉन एल। ए का मान क्या निकालोगे, ए बराबर एन ई वी और अपॉन में एम एल। यहाँ ध्यान रखना ये वी क्या है, विभवांतर, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र में क्या कहते हैं, यदि चालक का जो प्रति एकांक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो वो क्या कर रहे हैं, तो उनका प्रारंभिक वेग अगर आप मान लो, उन चालकों का प्रारंभिक वेग मान लो आप u1 u2 u3 डॉट डॉट un, ठीक है। और t समय अंतराल बाद कुछ समय अंतराल मान लिया आपने, क्या मान लिया, t1 t2 t3 डॉट डॉट tn। और इस समय के बाद उनका जो अंतिम वेग आएगा, क्या आएगा बेटा, अंतिम वेग, वो क्या हो जाएगा, v1, v2, v3 डॉट डॉट vn। ठीक है, ये हो गया। तो गति का प्रथम समीकरण यहां पर आप लगाइए, गति के प्रथम समीकरण से। तो गति के प्रथम समीकरण से आप क्या कह सकते हैं, ये अभी यहाँ तक पूरा हो जाएगा, देखना। तो गति के प्रथम समीकरण से यहाँ से फॉर्मूले राइट कीजिए। तो v1 बराबर क्या लिखेंगे आप, u2 प्लस v1 बराबर u1 प्लस at1 और v2 बराबर क्या कर दोगे, u2 प्लस at2। v3 बराबर क्या कर सकते हो, u3 प्लस at3 और vn बराबर क्या कर सकते हो, un प्लस atn। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमने गति के सभी समीकरण के रूप में लिख लिया, गति के प्रथम समीकरण से हमने ये समीकरण यहाँ पर लिख लिया। अब इसकी सहायता से आप अगर मैं बताऊँ इनको औसत वेग निकालूँ, तो वो औसत वेग ही इनका अनुगण वेग होता है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगण वेग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग तो जो औसत वेग है वो आपका अनुगण वेग है, यानी कि vd हो जाएगा। तो यानी कि vd बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट vn बट्टे में नंबर ऑफ वेलोसिटी कितनी है, n, तो n का ही क्या लगा देंगे, डिवाइड vd बराबर। अब मैं इनकी वैल्यू यहाँ पुट करूँ v1 v2 v3 की, तो u1 u2 u3 un, तो यहाँ से मैं इनको एक अच्छे क्रम में लिखने की कोशिश करूँगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un प्लस a सभी में कॉमन है तो a को बाहर लिख लीजिए, t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट tn एंड डिवाइडेड बाई n। अब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, इनका प्रारंभिक वेग जो u है वो 0 हो जाएगा और इनका समय अंतराल जो t है वो टाउ में लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये इतनी स्टेप यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे हैं, जिसके कारण उसका क्या प्रारंभिक 0 और समय अंतराल टाउ होगा। तो vd बराबर u तो 0 हो जाएगा, तो u तो हट गया, केवल क्या बचा a, और t1 t2 इनकी जगह क्या लिख सकते हैं, टाउ, और बट्टे में क्या है, n। समझ गए। अब y द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर सकते हैं हम, a का मान यहाँ पुट कर सकते हैं। तो vd बराबर a का मान क्या है बेटा, n e v, ठीक है, और साथ में टाउ अपॉन में m l, और ml तो ये मैंने किसका मान रख दिया, इतना मैंने ये मान रखा a का, और साथ में टाउ अपॉन n है तो टाउ तो लग गया n। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि सर मुझे n से n कटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद vd बराबर ये क्या हो गया, e v टाउ अपॉन ml। अगर अब मैं बात करूं कि मैं विद्युत धारा और अनुगण वेग में क्या निकालूं, संबंध निकालूं, तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो वो अनुगमन वेग और धारा में संबंध क्या होता है बेटा, वो vd बराबर I अपॉन n a e,
ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बना दूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड बना दूं, तो वाई द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या लिख सकता हूं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ई वी टाउ अपॉन में एम एल, ये बराबर है किसके, आई अपॉन एन ए ई के, आई अपॉन एन ए ई के। यहाँ से अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो आई को मैं नीचे पहुँचा दूंगा वी अपॉन आई बनाने के लिए, तो वी अपॉन आई तो हमारा आ गया ओम के नियम में, तो जो बचा उधर उधर भेज दो, तो आई तो नीचे आ गया, एम एल का चला गया ऊपर, और ई और टाउ आ जाएगा, तो ई और ई स्क्वायर एन ए टाउ, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ये क्या कहते हैं, एम एल अपॉन ई स्क्वायर एन ए टाउ, ये चालक में एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ये एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या हो गया, आर, तो इसकी सहायता से हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, आर पुट कर सकते हैं, तो यानी कि V अपॉन आई बराबर आर, ठीक है। और यही बेटा क्या होता है, यही क्या होता है, अब तो आप समझ गए होंगे सर, जिसका हमें बरसों से इंतज़ार था, बेटा बरसों से नहीं, 5-6 मिनट पहले इंतज़ार था बस, तो यही है बेटा ओम दा नियम। तो अनुगमन वेग के आधार पर हमने ओम के नियम का सत्यापन यहाँ पर कंप्लीट किया है। कितना सुंदर लग रहा है बोर्ड, है ना। तो सुंदर बोर्ड लग रहा है तो सुंदर आपकी बोर्ड में कॉपी भी लगनी चाहिए। तो कॉपी को सुंदर बनाने के लिए मुझसे तो पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छी अच्छी ट्रिक अगर आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो अब हम चलते हैं एक और अच्छे डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। तो डेरिवेशन अब आपका स्टार्ट करते हैं, हम इसको रब करते हैं, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। तो देखिए अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया जो हर साल बोर्ड में आता है, 2023 में आया था, 22 में आया था, 20 में आया था, 21 में तो पेपर ही नहीं हुआ, फ्री के पास हो गए थे, है ना। कई साल आता है और अच्छे नंबर देता है। 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, क्या कहता है कि किरचॉफ के नियम की सहायता से, किरचॉफ के नियम की सहायता से क्या करना है बेटा आपको, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, ऐसे करके। तो पहले तो जानते हैं व्हीटस्टोन सेतु है क्या है। तो व्हीटस्टोन सेतु बेटा कुछ नहीं है कि एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन, उन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोध ले लिए और एक धारामापी ले ली, इसकी सहायता से एक क्या बनाया, परिपथ बनाया। क्या बनाया बेटा, परिपथ बनाया। उस परिपथ का क्या नाम था, व्हीटस्टोन सेतु, सही पहचाना आपने, उसके परिपथ का नाम था व्हीटस्टोन सेतु। अब हम इसका सिद्धांत देखते हैं। यदि धारामापी में कोई विक्षेप परिवर्तन ना हो, यानी कि धारामापी शून्य की स्थिति में हो, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, तो चतुर्भुज की 2 भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। तो चतुर्भुज की हम कोई 2 भुजा ले लेते हैं, इसका अनुपात शेष 2 भुजा के अनुपात के बराबर होता है। अब भुजा के अनुपात यानी भुजा में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर इतना और ऐड कर दो, यानी कि चतुर्भुज की किन्हीं 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि क्या कह सकते हैं हम, P/Q, यानी 2 भुजा का प्रतिरोध कितना हो गया, P और Q, इनका अनुपात हो गया P और Q, शेष भुजा क्या होगी, R, ये वाला और ये वाला, यानी कि R और S, तो ये हो गया R और S का अनुपात, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इसकी रचना देखते हैं, इस चित्र के अकॉर्डिंग इसकी रचना देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। कि माना 4 प्रतिरोध PQRS को मिलाकर एक चतुर्भुज ABCD बनाया जाता है। हमने क्या किया, 4 प्रतिरोध ले लिए, इसकी सहायता से हमने एक चतुर्भुज बनाया ABCD, जिसके विकर्ण AC के मध्य, इसके विकर्ण AC के मध्य हमने देखे ये जोड़ रखा है, एक सेल E जोड़ रखा है, कुंजी K1 लगाइए, ठीक है। जिसके विकर्ण AC के मध्य एक सेल E तथा कुंजी K1 को लगाया जाता है, ठीक है। तथा इसके दूसरे विकर्ण BD के मध्य और इसके दूसरे विकर्ण BD के मध्य एक धारामापी G तथा कुंजी K2 लगाई जाती है, ठीक है। यानी कि इसके BD के मध्य एक धारामापी और वह कुंजी K2 लगाई जाती है। जब कुंजी K1 को चालू किया जाता है, यानी कुंजी K1 को दबाकर फिर हम K2 को दबाएंगे, ठीक है। जब कुंजी K1 को दबाकर कुंजी K2 को दबाया जाता है, कुंजी K2 को दबाया जाता है,
तो परपथ में धारा I प्रवाहित होती है। जो बिंदु A पर दो खंड ABC में धारा I1 तथा खंड ADC में धारा I2 बट जाती है, यानी कि क्या हुआ, जब आप K1 को दबाएंगे और K2 को दबाएंगे तो सेल से धारा निकलेगी, ये धारा जा रही है जा रही है जा रही है, बिंदु A पर दो रास्ते मिल गए, यानी कि दो खंड में बट जाएगी। खंड ABC में धारा I1 तथा खंड ADC में धारा I2 जाने लगती है। क्या समझ में आया? इसको एक साथ बोलते हैं इस चित्र के अकॉर्डिंग से रचना कैसे लिखोगे, ठीक है। इसमें आप लिखोगे कि माना चार प्रतिरोध PQRS को मिलाकर एक चतुर्भुज ABCD बनाया जाता है। इसके विकर्ण AC के मध्य एक सेल E व कुंजी K1 लगाया जाता है। एक सेल E व कुंजी क्या लगाई जा रही है, E1 लगाई जाती है, ठीक है। और इसके विकर्ण VD के मध्य क्या किया जा रहा है, एक धारामापी व कुंजी K2 लगाई जा रही है। जब कुंजी K1 को दबाकर कुंजी K2 को दबाया जाता है तो परपथ से धारा निकलेगी। ये धारा बिंदु A पर दो भागों में बट रही है। खंड ABC में कौन सी जा रही है, I1, और खंड ADC में कौन सी जा रही है, धारा I2 जाने लगती है। अब विकर्ण BD के मध्य धारामापी शून्य विक्षेप की स्थिति में होगा तो यहाँ पर हम किरचॉफ के नियम का प्रयोग करेंगे। किरचॉफ के नियम का हम यहाँ क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो उस प्रयोग के लिए मैं यहाँ थोड़ा सिद्धांत इसको रब कर रहा हूँ, इसका प्रयोग आप जरा ऊपर देखेंगे, ओके। तो अब देखिए इसका, तो मैं इसमें किरचॉफ के नियम की हेल्प लूं तो बंद पास एक में, ये बंद पास एक मान लेता हूं मैं और ये बंद पास दो मान लेता हूं। तो बंद पास एक में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें धारा I1 जा रही है, यानी कि द्वितीय नियम का प्रयोग करेंगे, लूप के नियम का। इसमें धारा I1 जा रही है और प्रतिरोध क्या है, संगत प्रतिरोध P, तो I1 और संगत प्रतिरोध P। और इसमें धारा कौन सी जा रही है, I2, इसमें धारा कौन सी जा रही है, I2, और संगत प्रतिरोध R, I2 R। अब ध्यान रखना, ये जा रही है ऐसे करके और ये जा रही है ऐसे करके, यानी कि दोनों की दिशा विपरीत है, तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस, बराबर। अब इस सेल में कोई भी बैटरी नहीं लगी है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 0। अब ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा बच्चा, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसको थोड़ा और बना लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। I1P बराबर I2R। अब बना दीजिए इसको समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या बना सकते हैं आप इसको, समीकरण नंबर फर्स्ट, ओके। इस समीकरण नंबर फर्स्ट में अब हम बंद पास द्वितीय को लागू करते हैं, फिर दोनों समीकरण को देखेंगे। तो बंद पास दो देखिए, बंद पास दो में बात करें तो बंद पास दो में धारा देखिए, ये I1 धारा इस बिंदु पर भी आएगी I1, और ये I2 धारा इस पर भी आएगी I2। तो इधर भी धारा I1 आ रही है, इधर भी धारा I2 आ रही है। तो धारा I1 इधर आ रही है, I2 इधर आ रही है। तो इसमें भी लगाइए, कौन सा, बंद पास का नियम लगाते हैं। तो I1 धारा संगत प्रतिरोध Q, धारा है I1 और प्रतिरोध है Q। दूसरी धारा है बेटा I2, संगत प्रतिरोध है S, तो I2S। दोनों के चिन्हों की बात करें, ये धारा भी इधर जा रही है, ये धारा इधर जा रही है, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो चिन्ह आएगा माइनस। और इसमें कोई बैटरी नहीं लगी है, इसलिए यहाँ आ जाएगा 0। अब इससे क्या लिख सकते हैं, I1Q बराबर, ये माइनस को उधर भेज दो, I2S बराबर, यानी बराबर कुछ नहीं रहेगा, यानी I1Q बराबर होगा I2S के। समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड का क्या कर देते हैं, हम भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो भाग लगा लेते हैं, तो भाग लगाने से क्या होगा, वही होगा जो भगवान चाहेंगे, और यहाँ पर फिजिक्स जाएगी वही होगा। तो I1P बट्टे I1Q बराबर I2R बट्टे I2S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, यानी कि P बट्टे Q बराबर R बट्टे S, ठीक है। यानी कि इसकी सहायता से हमने क्या किया, हमने इनका अनुपात निकाल के दिखा दिया। अब इसकी हेल्प किस में कर सकते हैं हम, इसकी हेल्प किस में कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में हम इसकी हेल्प कर सकते हैं, वो अज्ञात प्रतिरोध क्या है। तो यहाँ तक है, मुझे आपका
ये व्हीटस्टोन सेतु आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपका फिनिश होता है। कल एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के साथ हम आएंगे और आपको वो वीडियो देखना जरूर है, क्योंकि जब तक आप हमारी वीडियो नहीं देखेंगे तो वीडियो पर व्यू नहीं आएंगे। और व्यू का मतलब ये नहीं है कि मुझे लालच है, मैं चाहता हूँ कि और भी बच्चे जुड़ते जाएं हमारे साथ। ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन का पार्ट नंबर 2 आज का क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट डे देखेंगे एक चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10। इन 4 चैप्टरों में हम देख सकते हैं कोई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। एनसीईआरटी की बात करें तो आपका ये चैप्टर 2 ही चैप्टर या 1 ही चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। मैं MS कुशवाहा आपका स्वागत करूंगा एक और नए लेक्चर में। जय हिंद साथियों।